हेलो बच्चों एंड हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नेक्स्ट वीक में इस समय तुम लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में होगे या अपने अपने प्लेस को ग्रहण कर लिए होगे। ठीक है, धड़कन को पूरे काबू में रखना है, एसी नोट पे कंट्रोल रखना है एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट नहीं करना है, नॉर्मल रिलैक्स वे में एग्ज़ाम देना है। जितने काम रहोगे उतने अच्छा एग्ज़ाम का पेपर होगा, एकदम कूल एंड रिलैक्स होके। समझो मैं सब जान रहा हूँ, जितने में आने 360 में 360 करना है, एकदम इस कॉन्फिडेंट के साथ जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट संडे। इसी बीच में मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा सो डैट कि जहाँ भी तुम्हें थोड़ी सी एक बार अगर कहीं पे भी थोड़ा सा है तो उसमें तुम थोड़ा सा इसको कर लो। होना नहीं है, सारा तुमने पढ़ लिया है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जस्ट एक रिवीजन है, ऑलरेडी तुमने काफ़ी अच्छी से तैयारी कर ली है। जस्ट इस एमसीक्यू के थ्रू, जो ये एमसीक्यू बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, तो हमने क्या किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या पीवाईक्यू बोलो, हमने निकाला है हर एक चैप्टर से, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं नीट में और जिनकी प्रोबेबिलिटी आगे आने की भी बहुत ज़्यादा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सेशन बनाया है सो डैट कि ऑलरेडी तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो लगेगा कि मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन जस्ट तुम्हें क्या करनी है, जस्ट इसको रिफ्रेश कर लेना एक बार फिर से। ठीक है, तो एक कहावत, अंत भला तो सब भला। तो अभी तुम्हारा एग्ज़ाम का जस्ट 1 वीक है, तो इसी में तुम्हें ऑल इज़ वेल करके चलना है। ठीक है, सारा कुछ अच्छा होने वाला है। बी पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं इसी बीच में कुछ एनसीईआरटी का अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीडीएफ से दिखाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू का भी एक अपना लिमिट होता है, सारे हम कवर नहीं कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कवर कर लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 2024 के लिए हमने कवर कर लिया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज जो भी इम्पॉर्टेंट है, इससे मैं तुम्हें एनसीईआरटी पीडीएफ में दिखाऊंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, तो इसको भी जस्ट तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। तुम्हारी फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2022 में आई हुई है। बहुत सिंपल रहता है, देखोगे तो लगेगा कि मैं तो सब जानता ही हूं। तो क्या है बताओ, सिंपल सा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। तो देखो अभी स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा सा पैटर्न पे चला हुआ है नीट में आने का, 22 में देख रहे हो आया है, तो इसलिए स्टेटमेंट हमने डाला है। मेंडल स्टेटमेंट फर्स्ट, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो तुम जानते हो कि मेंडल ने पी प्लांट पे तो स्टडी किया ही था, और उन्होंने कितना पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था। कंट्रास्ट मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो अगर हमने ब्लैक पहना है टी शर्ट, तो ट्राउजर्स हमारा लाइट कलर का हो जाएगा, तो ये कंट्रास्ट हो गया। और इसके बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब 7 कैरेक्टर्स examined by Mendel in his experiment on the pea plants were, अब देखो कौन कौन सा हो गया, सीड शेप एंड कलर। देखो इसमें जो पेपर है इसमें एक लिखा है सीड शेप एंड कलर, लेकिन यहाँ पे सीड शेप तो है ही और सीड का कलर भी है। तो सीड शेप एंड कलर का मतलब क्या होगा कि सीड का शेप 1 कैरेक्टर, मतलब सीड का शेप क्या होगा, कंट्रास्टिंग में क्या होगा कि एक राउंड शेप है और दूसरा रिंकल्ड है, तो कंट्रास्टिंग हो गया। सीड का कलर मतलब कॉटलेडन कलर, कि कॉटलेडन कलर कैसा है, तो येलो एंड ग्रीन मतलब पीला मटर और हरा मटर, ये कंट्रास्ट हो गया। तो उन्होंने ये लिया था येलो एंड ग्रीन लिया था। ठीक है, येलो एंड ग्रीन लिया था सीड का कलर। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ये भी देखनी है कि हमने बताया येलो और ग्रीन, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि येलो लिया कलर और ग्रीन लिया, मतलब क्या हुआ कि येलो सीड कलर एंड ग्रीन सीड का कलर। मतलब सिंपली भाषा में हम बोले
तो पीला मटर और हरा मटर। तो जब येलो एंड ग्रीन को क्रॉस कराएंगे पेरेंट लेके, ऑलरेडी तुम जानते हो, तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कोई एक कैरेक्टर आएगा दैट इज डोमिनेंट, और जो छिप जाएगा वो रिसेसिव हो जाएगा। तो येलो ग्रीन में जब क्रॉस कराएंगे तो डोमिनेंट कौन होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, इसे भी तुम्हें याद करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा। फ्लावर का कलर हो गया, तो फर्स्ट कैरेक्टर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फ्लावर का कलर 3 हो गया, पॉट का शेप हो गया 4th, पॉट का कलर, पॉट कलर भी तो है यहाँ पे, ये क्या हो गया 5th हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, ये 6th हो गया, एंड स्टेम का हाइट हो गया ये 7। तो उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलेंगे, कैरेक्टर नहीं, ज़्यादा बेटर ट्रेट्स होगा। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था। ट्रेट्स किसको बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर को हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं। जो कैरेक्टर इनहेरिट किया जाता है ना, उसे हम ट्रेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने 7 लिया, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो सही, मतलब ऑल्सो राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो कौन सा हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही हो गया, 1 हो गया। 1 मीन्स ए ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्यों बच्चों, समझ में आई बात। तो देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, और क्रोमोसोम कितना होता है पी प्लांट में, जानते हो तुम, 2n = 14, मतलब 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी होता है पी प्लांट में। पी का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। तो पी में क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 होता है, तो n = क्या हो जाएगा, हाफ = 7, मतलब क्रोमोसोम क्या है 7 पेयर में है। इस तरह से 3, 4, 5, 6 एंड 7, देखो हमने 7 पेयर बनाया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर। तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया 14। तो इससे क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो कैरेक्टर इन्होंने लिया था, तो कौन सा कैरेक्टर का जीन कौन से क्रोमोसोम पे रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो क्रोमोसोम नंबर है 4 क्रोमोसोम पर ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का जीन पाया जाता है। कितने पे, 4 पे। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़ा सा एनसीईआरटी में। देखो ये वाली जो सीड का शेप है वो 7th नंबर क्रोमोसोम पर है। सीड का कलर का जो जीन है वो 1st नंबर क्रोमोसोम पर है। फ्लावर का कलर का जीन है वो भी 1st नंबर क्रोमोसोम पे है। पॉट का शेप का जो जीन है वो तुम्हारा किस पे है, 4th नंबर पे है। पॉट कलर के लिए 5th नंबर, फ्लावर का पोजीशन के लिए 4th नंबर पे, स्टेम का हाइट के लिए 4th नंबर पे। तो अगर ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के हो जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा अगर एक्स्ट्रा कहीं पूछ देता है कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था पी प्लांट में, उसका कौन से क्रोमोसोम पे सबसे ज़्यादा जीन होगा आउट ऑफ 7। तो देखो कितने हो रहे हैं तुम्हारे, 4th पे 1, ठीक है, 4th पे 2 एंड 4th पे 3, मतलब 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जीन कहाँ है, तो 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जीन तुम्हारे 4th नंबर क्रोमोसोम पे है, दिस वन। तो जो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था पी प्लांट में, इसमें सबसे ज़्यादा जीन किस पे है, 4th नंबर पे। 1st नंबर पे देखो 2 है, 2 है, ठीक है, 1st नंबर पे कितना है, 2 है। तो 3 किस पे है, 3 कैरेक्टर का जीन्स किस पे है, 4th नंबर क्रोमोसोम पे। 3 ट्रेट्स का, 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का जीन किस पे है तुम्हारा, 4th नंबर पे। 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का 1st नंबर पे, तो 3 to 5 हो गया, और एक का हो गया 7th पर, एक का हो गया 5th पे। समझ में आई बात। तो एक्स्ट्रा तुम्हारा हो गया कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का जीन किस पे है, 4th नंबर क्रोमोसोम पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज
did Mendel selected as pairs which were similar except in one character with contrasting trait? तो मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को चूज किया था? तो देखो सिंपल, ये भी सिंपल सा है कि कितना था तुम्हारा, बताओ ट्रेड्स कितना था? 14 ना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने थे? 14। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग, तो ट्रू ब्रीडिंग वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। मान लो एक टॉल प्लांट है, एक टॉल है, ठीक है, तो टॉल प्लांट का हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग कराएं, सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हमने सीड जनरेट किया, सीड बनाया, फिर इस सीड को लगाया, फिर से इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ क्या पॉलिनेशन कराया। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में सीड बनेगा। तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में बहुत जनरेशन तक अगर कोई प्रोजेनी में कोई वेरिएशन नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। मैंने मान लो सपोज को टॉल का करा रहे हैं, एक प्लांट टॉल है, उससे हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मान लो 100 सीड्स आया, ठीक है, 100 सीड्स को लगा दिया हमने, और 100 सीड्स से टॉल ही मिला, हमें डॉर्फ नहीं मिला, तो उसे बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग। अगर 100 से 100 प्लांट में एक या दो भी वेरिएशन आ गया, मान लो 97 मिल गया टॉल एंड 3 मिल गया डॉर्फ, या 90 मिल गया टॉल 10 मिल गया डॉर्फ आउट ऑफ 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा। तो मेंडल ने कितना लिया तुम्हारा? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया था उन्होंने, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा? 14 लिया उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को, और इसके बाद उसको उन्होंने क्रॉस कराया, इसके दोनों रिजल्ट निकाला, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 2 का क्या हो जाएगा? सी। देखो इसको भी एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं, ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कितना ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया था? तो 14 लिया था, क्योंकि 7 पेयर है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट है, तो 7 पेयर का क्या हो जाएगा? 14। एक पेयर में कितना होता है? 2। ऐसे टॉल है तो उसका डॉर्फ, ठीक है। पॉट का सीड का कलर येलो है तो इसका ग्रीन, तो सेकंड पेयर हुआ ना। ये सीड का शेप राउंड है, रिंकल, तो थर्ड पेयर हुआ ना। तो पेयर में क्या होगा? 2 होगा, तो 7 पेयर में कितना हो जाएगा? सिंपली 14। यहाँ पे 7 का 7 मत समझ लेना, तो खैर 7 तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर 14 हो गया, तो 2 का क्या हो गया? सी। समझ में आई बात? 2 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसको हम लोग फिर एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं इस लाइन को। देखो यहाँ पे मेंडल सेलेक्टेड, देखो यहाँ पे लिखा है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तुम्हें। मेंडल conducted such artificial pollination या cross pollination experiment using several true breeding pea plants, pea lines. One true breeding line is one that having undergone continuous self pollination. ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसको बोलते हैं? कि जिसमें हम लोग कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि एक टॉल लिया तो टॉल का कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराया बहुत जनरेशन तक, तो जितना भी जनरेशन आया, 2 जनरेशन 4 जनरेशन, तो उसमें हमेशा टॉल ही मिलना चाहिए। डॉर्फ का लिया, डॉर्फ का भी कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, जायगोट के बाद सीड, ये पढ़े तुम लोग। तो सेवरल जनरेशन तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होना चाहिए। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए फॉर सेवरल जनरेशन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। तो पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा यहाँ पे कि ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स क्या है बच्चों? ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स क्या, ये हो गया। सेकेंड था कि मेंडल ने कितना सेलेक्टेड किया? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज
as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. यही क्वेश्चन था तुम्हारा, समझ में आई बात? तो एक ही कैरेक्टर में सिमिलर होना चाहिए, बाकी कैरेक्टर कुछ हो इससे मतलब नहीं है। जैसे हमने टॉल लिया या हाइट लिया तो हाइट ही को हम कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे कैरेक्टर को छोड़ दे रहे हैं, तो दैट स्टेम हाइट के लिए वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन से, क्योंकि सेम पे लिया था ना, तो उसमें एक्सेप्ट वन कैरेक्टर को हमको, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर के अलावा दूसरा उससे मतलब नहीं, एक ही कैरेक्टर यहाँ पे आना है। ऐसे हाइट है तो केवल हाइट को हम देख रहे हैं, बाकी कैरेक्टर को हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो ये था तो हमने बता ही दिया। थर्ड वन, the production of gametes by parent from formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from the diagram called the, जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से, जैसे मान लो कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये F1 जनरेशन का प्लांट है, ये टॉल है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, चार्ट के थ्रू शो करते हैं, ये वाली चार्ट के थ्रू। यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे गैमेट बना देते हैं मेल एंड फीमेल, यहाँ पे कैपिटल टी हुआ, यहाँ पे स्मॉल टी हुआ, यहाँ पे कैपिटल टी हुआ, यहाँ पे स्मॉल टी हुआ। तो कैपिटल टी यहाँ एक प्लांट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आया, स्मॉल टी यहाँ पे आया। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, जिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेगिनाल्ड सी पन्नेट, रेगिनाल्ड सी पन्नेट, उन्होंने इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस किया, बताया कि अगले जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आएगा। तो देखो यहाँ पे टॉल आ रहा है, एक टॉल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, भी टॉल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, भी टॉल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, डॉर्फ आ रहा है। इस क्रॉस जिसमें कि हम लोग इसको जब सेल्फिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे F2 जनरेशन का हो जाएगा, ये F1 जनरेशन में आया था, तो F2 जनरेशन में यहाँ पे टॉल टॉल का कराते हैं, पढ़ोगे तुम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे टी आ जाता है, ये पेरेंट होता है। तो वैसा क्रॉस जिसमें हम लोग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी करते हैं, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसे टॉल, टॉल कितना है, 3 टॉल है, मैं एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें, ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3:1 रेशियो हुआ। ये जो 3:1 रेशियो हुआ, ये कौन सा रेशियो हो जाएगा, इसे बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक मतलब प्लांट देखने में कैसा है, अपीयरेंस कैसा है इसका, चाहे वो हाइट का लें, चाहे कोई फ्लावर का लें, चाहे वो सीड का लें, सीड देखने में कैसा है, इसका शेप राउंड है या रिंकल है, रिंकल मतलब थोड़ा सा पूरा ये नहीं है, रिंकल मतलब ऐसा हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा ऐसा, ऐसा राउंड ऐसा हो गया। तो जो भी बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस जो कैरेक्टर का हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फिनोटिप। मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज इट्स फिनोटाइप, एंड जीनोटाइप होता है इसका जेनेटिक मेकअप। तो ये भी मैं बताता हूँ तुम्हें, फिनोटिपिक रेशियो किसका हो गया, ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एमसीलिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या होता है तुम्हारा 3:1, मतलब 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। ये फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं रैप कर दूंगा, इसका क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनोटिपिक रेशियो PR मीन्स फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, जिस क्रॉस में हम लोग 2 कैरेक्टर को लेके चलते हैं, ये किस हो जाएगा F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है 9:3:3:1 होता है, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका निकालने का ये है कि डायहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब क्या हुआ, डाई मतलब क्या होता है 2, मोनो मतलब क्या होता है 1। एक कैरेक्टर का जब हम क्रॉस करा के F2 जनरेशन में कितना नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हुआ, इसका रेशियो निकाले। जैसे 100 हुआ तो 100 में 75 टॉल होगा ना भैया, और 25 ना डॉर्फ होगा, तब तो रेशियो 3:1 होगा।
ठीक है, यहाँ पर अगर हम जीनोटाइपिक निकालेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो मतलब इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो देखो जीनोटाइप क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी कितना है, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो जाएगा बताओ, ऐसे लिख रहे हैं ना, टोटल 4 ही प्लांट आया ना, तो कैपिटल टी क्या हुआ, 1 है ना, ये टॉल है, तो इसको बोलते हैं दोनों एलिल्स जब सेम होता है तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, और जब डिफरेंट एलिल्स होता है तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। तो देखो होमोजाइगस टॉल हुआ, तो होमोजाइगस टॉल कितना हुआ 1, हेट्रोजाइगस टॉल कितना हुआ 2, लेकिन दोनों टॉल ही है, और ये क्या होगा डॉर्फ, तो ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, किसका, डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 जनरेशन 1:1, और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे तुमको मैं समझा रहा हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हुआ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था 3:1, इसका क्या था 3:1, कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो, PR मीन्स फिनोटाइपिक रेशियो। अब तुम देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 को पहले इससे तुम मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 9 आया, फिर 3 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 3 आया, अब 1 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 3 आया, 1 × 3 = 3, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, तो देखो 9:3:1 आया ना, ये वाली एक शॉर्ट तरीका। अगर मान लो पूछ दे तुम्हें डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो कैसे निकालोगे, ये लंबा हो जाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस को निकालने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोनोहाइब्रिड से, तो 1 डायहाइब्रिड एंड 1 मोनो, तो डाई मतलब 2 एंड मोनो मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस निकल जाएगा। एक तरीका है, मतलब शॉर्टकट तरीका, तुम्हें मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ऐसे निकालोगे तो 64 प्लांट आएगा। जैसे ये भी देख लो तुम एक करके, पहले 3 को तुम इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3 को इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 27 हुआ, फिर 3 को इसे मल्टीप्लाई करो तो 9 हुआ, फिर 3 को इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 9 हुआ, और फिर 3 को इसे मल्टीप्लाई करो तो 1 हुआ, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करो जिसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो 1 से करो तो 9:3:3:1 ही होगा ना। अब इसको तुम अरेंज कर लो, इसको तुम अरेंज कर लो, थोड़ा सीक्वेंस कर लो, 27 9 9, फिर इसको 9 लिख दो यहाँ पर, फिर 3 3 1 लिख देंगे, तो तुम इसको काउंट करो कितना प्लांट हुआ, 27 हुआ, 9 9 9 कितना हुआ 27 हुआ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 27 एंड 27 हुआ ना, और 3 3 कितना हुआ 9, और 1 1 2, तो कितना हो, कितना काउंट हुआ, जोड़ो 27 एंड 27 कितना हुआ 54 एंड 11, नहीं और कुछ होगा 9 3 3 1, अच्छा 27 हो गया, 9 3 27 हो गया, 3 3 9 तो हो ही गया, और यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9:3:3:1, यहाँ पे कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो रहा, जोड़ो 27 ये है, ठीक है, 3 को 3 से किया तो 9 हुआ, 3 को 3 से किया तो 9 हुआ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो गया 4, ये 4 हो जाएगा। तब देखो यहाँ कितना होगा 27 कितना होगा 54 हुआ, 54 और 13, फिर से कैलकुलेशन गलत है, 64 टोटल आएगा, यहीं पे गलत हो रहा है कैलकुलेशन, तो ऐसे ही निकालना है तुम्हें, ठीक है। डायहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड से क्रॉस करा देना है, तो ये फिर से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ हो गया है, इसको साफ करता हूँ मैं ठीक से, तो देखो फिर से कर लो इसको, नाइन 9:3:3:1, ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस था ही, इसको तुमको मोनोहाइब्रिड से क्रॉस कराना है, ठीक है। अब 3 को तुम मल्टीप्लाई करो इससे पहले, केवल इससे, 27 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 9 हो गया, फिर कितना हुआ 9 हुआ, फिर कितना हुआ 3 हुआ, ये नहीं आएगा, अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 9 आया, 3 3 1, अब टोटल प्लांट काउंट करो कितना होगा, तो 27 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, 9 9 9
27, ठीक है। 3 3 3 1 3 3 3 9 प्लांट और 1 प्लांट, 64 हुआ ना ये, 54 ये हुआ और 10 ये हो गया, तो 64 हुआ। तो 64 प्लांट टोटल आ गया यहाँ पे, समझ में आई। तो ये देखो रेशियो क्या हो गया, मैं ये प्लांट नहीं काउंट कर रहा था, मैं रेशियो बता रहा था कि F2 जनरेशन का हाइब्रिड क्रॉस पूछता है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 27 9 9। अब इस 9 को तुम यहाँ पुट अप करो, एक साथ रखेंगे तो अच्छा लगेगा 9, और फिर 3 को एक साथ पुट अप करो 3 3 3 3 बार 3 इंटू 1, यही ना हो गया। तो ये होगा तुम्हारा ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो। समझ में आ गई बात। तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे तुम्हें। देखो पनेट स्क्वायर का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये भी तुम्हारा 21 की क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी एक बार फिर दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे हैंग हो रहा है। देखो पनेट स्क्वायर ये वाली क्या हो रहा, देखो ये वाली पनेट स्क्वायर। The production of gamete by the parent, the formation of the zygote, the F1 and F2 can be understood from the diagram called the Punnett square. It was developed by the British geneticist Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all genotype of offspring in the genetic cross. कुछ हैंग हो रहा है, ठीक है। In a cross between a male and the female, both the heterozygous for sickle cell anemia, sickle cell gene, what percentage of the progeny will be diseased? यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता रहा है कि what percentage of the progeny will be diseased, ठीक है। तो इसे कैसे निकालते हैं बताओ। इसे निकालते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में जानते हो कि ये जो सिकल में जो आरबीसी का शेप हो जाता है वो सिकल सेल हो जाता है ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन को HA नॉर्मल, ठीक है। और HBS हो जाता है सिकल सेल के लिए। तो मान लो कोई इंडिविजुअल नॉर्मल है तो क्या होगा, HbA HbAS A ये हो जाएगा नॉर्मल के लिए, नॉर्मल है। कैरियर के लिए क्या लिखेंगे, HbA और HbAS ये हो जाएगा कैरियर, ठीक है। और अगर दोनों में HbAS और HbS रहेगा तो टोटल सेल सिकल सेल हो जाएगा। इसको बोलेंगे डिजीज पर्सन, जो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसका डेथ हो जाएगा, डिजीज्ड। तो क्या लिखा है, हेट्रोजाइगस है फॉर द सिकल सेल एनीमिया। हेट्रोजाइगस मतलब क्या हो गया, देखो डिफरेंट एलिल्स है तो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस, मतलब क्या हो गया HbA और HbAS हुआ। को क्रॉस किससे करा रहे हैं, HbA और HbAS से। तो देखो इसको हम लोग कैसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे कराएंगे, यहाँ पे जीन आएगा तो क्या होगा, HbA आएगा यहाँ पे HbAS आएगा, इधर आएगा मेल के लिए और यहाँ पे आएगा फीमेल के लिए। इसको क्रॉस, यहाँ पे फीमेल है, मेल एंड फीमेल, तो क्या हो गया HbA यहाँ आया और HbAS यहाँ आया। अब इसको तुम इससे क्रॉस कराओ तो क्या होगा, HbA और HbA, ये क्या होगा, नॉर्मल हो गया। देखो नॉर्मल है ये L मतलब नॉर्मल, N मीन्स नॉर्मल। अब इसको इससे कराओ तो क्या होगा, HbA और HbAS
तो क्या होगा, दिस इज द कैरियर, सी मीन्स कैरियर, ये कैरियर है, मतलब डिजीज है लेकिन ये कैरियर है भी है। यहाँ भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, इससे कराएंगे तो HbA और HbS हो गया, ये भी कैरियर हो जाएगा। अब इसको तुम इससे कराना है तो क्या होगा, HbAS और HbS, तो ये HbS HbS क्या हो गया, डिजीज हो गया, ये डिजीज हो गया। तो देखो कितना परसेंटेज पूछ रहा है, डिजीज का कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी दैट विल बी द डिजीज। तो देखो 4 में कितना को डिजीज है, 1 को, तो कितना परसेंट हुआ, 25%, हाफ को रहता था 50%, 3 को रहता था 75%, चारों को होता था 100%, लेकिन आउट ऑफ 4 कितना यहाँ पे डिजीज है, ओनली 1, तो क्या हो गया 25%। समझ में आई बात। तो 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 4 का डी। ओके, फिफ्थ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स द एबीओ ब्लड ग्रुप। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप दो चीज का एग्जांपल है, मल्टीपल एलिल्स और कोडोमिनेंस का। मल्टीपल एलिल्स मतलब क्या हो गया बताओ, कि जो ब्लड ग्रुप का जो जीन आई है उसका 3 एलिल्स होता है, IA, IB एंड स्मॉल आई, या हम लोग IO भी लिखते हैं, 0 या O ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जीन आई है 3 एलिल्स, देखो सही स्टेटमेंट है। अब किसी पर्सन को 3 में से 2 ही एलिल्स होगा, मान लो अगर ब्लड ग्रुप किसी का A है तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो IA हो और नहीं तो IA स्मॉल आई हो तो भी ब्लड ग्रुप A होगा, B में भी सेम होगा, IB या IB ये वाली, या IB स्मॉल आई, मतलब होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन हो रहा है। अब अगर दोनों प्रेजेंट है तो भी ब्लड ग्रुप हो गया, IA एंड IB, और अगर O ब्लड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा। तो फिनोटाइप कितना हुआ, हमारा ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप 4 है। देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कितना होता है, फिनोटाइप, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फिनोटाइप 4 होता है, और इस ब्लड ग्रुप जो 4 फिनोटाइप है इसको कितना जीनोटाइप कंट्रोल करता है, तो ब्लड ग्रुप जो 4 हो गया फिनोटाइप से, इसका जीनोटाइप 6 हो जाएगा। देखो 1 2, यहाँ इसको हटा दो, यहाँ पे ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ब्लड ग्रुप A के लिए 2 जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप B के लिए भी 2 जीनोटाइप होगा, एंड ब्लड ग्रुप AB के लिए क्या होगा, क्या एक ही जीनोटाइप होगा, और ब्लड ग्रुप I के लिए क्या होगा, दोनों रिसेसिव कंडीशन में है। A जो होता है डोमिनेंट होता है, A और B डोमिनेंट होता है, I स्मॉल आई रिसेसिव होता है। तो एलिल के चलते शुगर बनता है, जो इसके चलते ये ब्लड ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो देखो बहन यहाँ पर तो सही है, पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलिल्स। तो देखो हमने देखा कि 3 एलिल्स तो है, लेकिन ब्लड ग्रुप होने के लिए केवल 2 ही एलिल्स होगा। एलिल आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी क्या है, सही है कि कोई शुगर नहीं बनाएगा। अब थर्ड क्या बचा कि आई और IB जब दोनों प्रेजेंट है तो द एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर, तो नो वो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनाएगा। ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। अगर डिफरेंट रहता है यहाँ पे तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे सेम पूछा, सेम नहीं होगा, IA अलग बनाएगा और IB अलग बनाएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का करेक्ट हो जाएगा C। ओके, तो AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप ABO जो है वो 2 चीज का एग्जांपल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल्स। हमने यहाँ पे देख लिया मल्टीपल एलिल्स। तो ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल हो गया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। मतलब यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के लिए 2 एलिल्स होता है, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 एलिल्स है, इसलिए मल्टीपल एलिल्स बोल रहे हैं, IA IB एंड स्मॉल आई। तो इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स एंड कोडोमिनेंस। ठीक है ना। यहां पे देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप O है, ना उसके फादर वो ब्लड ग्रुप के हैं, ना मदर वो ब्लड ग्रुप के हैं,
तो मदर एंड फादर का जीनोटाइप क्या होगा? सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें ये ब्लड ग्रुप वाली। सिक्स्थ, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। असर्शन ए है, रीजन इसका क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखो यहाँ पे भी एक और चीज है तुम्हें देखनी है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, पढ़े हो तुम लोग, कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट टुगेदर then inheritance of one pair of contrasting traits or character is independent of another pair of contrasting character। मतलब एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से टोटली इंडिपेंडेंट है। जैसे सपोज करो कि कोई मेल है, मतलब जो बच्चे का फादर है वो टॉल भी है और वो इसका कॉम्प्लेक्शन भी वाइट है, तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चे में टॉल के साथ वाइट भी है। टॉल हो सकता है लेकिन इसका कॉम्प्लेक्शन वाइट नहीं हो सकता है। मतलब एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से कुछ लेना देना नहीं है। ये बताया था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, स्वतंत्र है। एंड असॉर्टमेंट मीन्स पास ऑन होना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना को हम लोग बोलते हैं असॉर्टमेंट। मतलब एक कैरेक्टर पेरेंट से जब ऑफ स्प्रिंग में जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, असॉर्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो सही है कि मेंडल ने कहा था कि अगर जीन का एक जीन का कैरेक्टर मान लो यहाँ पे एक जीन यहाँ है, दूसरा एक जीन यहाँ है, तो दो जीन क्लोजली लोकेटेड नहीं होना चाहिए। दोनों जीन अगर एक क्रोमोसोम पर है तो दूर होना चाहिए। जैसे मान लो एक जीन यहाँ है तो एक जीन को यहाँ होना चाहिए, मतलब नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो मेंडल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो जीन है वो एक दूसरे से दूर होना चाहिए। अगर लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पर तो वो डिस्टेंट होना चाहिए, दूर होना चाहिए। अगर नज़दीक हो जाएगा तो लिंकेज हो जाएगा, जो फॉर्चुनेटली मेंडल को नहीं मिला था। लिंकेज बाद में डिस्कवर्ड हुआ था कि जब दो कैरेक्टर का जीन आपस में एक दूसरे से नज़दीक पे रहते हैं। जैसे मान लो रेड वाली जीन बताया हमने, ब्लैक वाली जीन बनाया यहाँ पे, दोनों जीन अगर एक दूसरे से नज़दीक में है तो दोनों जीन का इनहेरिटेंस एक साथ हो जाता है। द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। ये मॉर्गन बताए थे बहुत बाद में, मेंडल के डेथ के बहुत बाद। तो लिंकेज क्या होता है मेंडल को पता ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली मेंडल ने जो दो कैरेक्टर लेके डायब्रिड क्रॉस कराया उसका जीन वो या तो बहुत दूर दूर पे था और नहीं तो अलग क्रोमोसोम पे था। तो फॉर्चुनेटली मेंडल वाज लकी इन द सेंस दैट व्हेन ही चूज द टू कैरेक्टर्स then the genes for that character were ideally distantly placed on the same chromosome। एक ही क्रोमोसोम पे दूर पे था या दूसरे क्रोमोसोम पे था। जैसे एग्जांपल हमने ये लिया, यहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोजली, तो नो, क्लोजली नहीं होना है, दूर होना है। इसलिए सही है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही नहीं है जब जीन्स क्लोजली लोकेटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड अच्छा है कब, जब जीन जो है वो डिस्टेंटली है सेम क्रोमोसोम पर, या वो जीन है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। समझ में आ गई होगी बात। अब सेकंड रीजन क्या है कि क्लोजली लोकेटेड जीन सो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। तो नहीं, ये भी नहीं है कि क्लोजली लोकेटेड जीन का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो एक साथ करता है।
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर ए सही है और ए सही और आर गलत है। तो ए करेक्ट, ए करेक्ट, ए करेक्ट, ए करेक्ट, ए करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट। तो सी का 6 का क्या हो जाएगा? सी। सी का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? 7th, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन कौन किए थे। तो इसके पहले ये जानो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिए थे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था 2 साइंटिस्ट मिलके, उनका नाम है सटन एंड बोवेरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली वाज, एक और देखो तुम्हारा, इसे मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकाल दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। उन्होंने क्रोमोसोम और एलिल्स के बीच में पैरेललिज्म शो किया था, जीन्स के बीच में पैरेललिज्म शो किया था। इसे बोलते हैं, मतलब पैरेलल बिहेवियर बिटवीन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया था तुम्हारा किसके द्वारा? मेंडल। नो, सटन बोवेरी तो दिया ही था, तो खुद दिया था, तो खुद इसको वेरीफाई नहीं किए थे। दिया था सटन बोवेरी, तो दूसरे साइंटिस्ट इसको वेरीफाई किए। कौन? मॉर्गन। तो मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली, जिसके बाद में लिंकेज वगैरह का पता चला। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था बताओ? ड्रोसोफिला, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम क्या बताओ? उसका दूसरा नाम है तुम्हारा एनिमल किंगडम का पी प्लांट। पी, एनिमल किंगडम का पी, मतलब जिस तरह से प्लांट में हम लोग स्टडी किए थे ना पी का, उस तरह एनिमल में जो फेवरेबल या बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो ड्रोसोफिला है। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारी इसकी। दैट वाज नेक्स्ट, व्हाट वाज द यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड? व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीन मैप? ठीक है, तो जीन मैपिंग करते हैं कि एक क्रोमोसोम पर जीन कितनी दूरी पर है, कहाँ पे है। तो जीन मैप का डेफिनेशन होता है तुम्हारा 1% क्रॉसओवर, ये वाली डी। 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 1% क्रॉसओवर। इसको हम लोग बोलते हैं मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन। मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन जैसे बोलते हैं ना, किसे मान लो सपोज करो पटना से दिल्ली की दूरी कुछ किलोमीटर में है, इसी तरह से जब क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड है इसकी दूरी को मेजरमेंट करने का मैप यूनिट का जो डिस्टेंस होता है, तो ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर, इसको हम लोग बोलते हैं मैप यूनिट। ठीक है, जस्ट सेंटीमॉर्गन। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 9th, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन ड्रोसोफिला, बर्ड्स, ग्रासहॉपर एंड द मंकी। एक्सो टाइप मीन्स, एक्सो टाइप मतलब क्या हो गया? XO मतलब X0। तो ये किस में पाया जाता है? बहुत कॉमन है, ये पाया जाता है तुम्हारे ग्रासहॉपर में। ग्रासहॉपर या इंसेक्ट्स है, इसमें XX एंड X0 होता है। मतलब ये फीमेल होती है जिसमें 2 क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम्स के अलावा X क्रोमोसोम आएगा, और इसमें एक X क्रोमोसोम कम रहेगा, एक ही X क्रोमोसोम रहेगा, एक में X क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो मान लो यहाँ पर हम 2A लिखते हैं ऑटोसोम, तो यहाँ पे एक ऑटोसोम आया, यहाँ पे एक ऑटोसोम यहाँ आया, यहाँ पे एक ऑटोसोम है, यहाँ पर केवल ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। मतलब मेल में हमेशा एक क्रोमोसोम कम होगा फीमेल के कंपैरिजन में ग्रासहॉपर या इंसेक्ट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं XX या X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो मेल है 1 X क्रोमोसोम कम, केवल मेल में तुम्हारा एक ही X क्रोमोसोम होगा मेल में, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होगा। तो मेल में हमेशा एक क्रोमोसोम कम होगा, सेक्स क्रोमोसोम, एज कम्पेयर टू द फीमेल वन। इसको बोलते हैं ग्रासहॉपर XX या X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये ग्रासहॉपर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमंस मेल हैव
वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मस्ट शॉर्टर देन द अदर। इनकरेक्ट चूज करना है तुम्हें। ठीक है, ह्यूमन मेल है वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मस्ट शॉर्टर देन द अदर। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम। तो ये सही है स्टेटमेंट। मेल फ्रूट फ्लाई हेट्रोगेमेटिक, ये भी सही है। इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो एक्स क्रोमोसोम, जो हमने अभी जस्ट देखा कि 50% में होगा ही नहीं एक्स क्रोमोसोम, 50% पे एक्स होगा। तो बचा क्या, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स या बर्ड्स सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बर्ड्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो जेड एंड जेड टाइप का होता है। ह्यूमन में क्या होता है बताओ, ह्यूमन में एक्स एंड एक्स वाई होता है ना, मतलब फीमेल क्या होती है एक्स एंड मेल क्या होता है एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो गैमेट बनेगा वो दोनों गैमेट में आइडेंटिकल क्रोमोसोम होगा, तो इससे क्या बोलते हैं होमोगैमेटिक। और मेल क्या होता है हेट्रोगैमेटिक, मतलब जो 50% गैमेट बनेगा उसमें एक्स क्रोमोसोम एंड 50% में वाई क्रोमोसोम होगा। अब मेल का कौन सा मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से, इससे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होगा। मान लो मेल का ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल से फ्यूज कर गया, तो फीमेल में दोनों एक्स है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा एक्स गर्ल चाइल्ड। अगर ये वाई क्रोमोसोम फ्यूज कर गया तो एक्स वाई। इसलिए बच्चे का सेक्स मेल के स्पर्म या मेल गैमेट पे डिपेंड करता है, ह्यूमन में, फीमेल पे नहीं। लेकिन बर्ड्स में उल्टा हो जाता है। बर्ड्स में देखो, बर्ड्स में क्या होता है कि मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। देखो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे फीमेल होमोगैमेटिक है लेकिन यहाँ पे फीमेल क्या है हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, तो जो हेट्रोगैमेटिक होगा जो भी सेक्स, उसी पे सेक्स प्रोजेनी का डिपेंड करेगा। तो बर्ड्स में कौन हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल नॉट मेल। द डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग, ये गलत है। अगर टाइप ऑफ एग हो जाता है तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, फीमेल बर्ड पे। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्या हो जाता है एग, तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। समझ गए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो क्वेश्चन 10 का क्या ऑप्शन हो गया, डी। तो फीमेल होती है ZW एंड मेल ZZ, मतलब XY नहीं लिखते हैं कंफ्यूजन के लिए, अलग कर देते हैं ZZ और ZW। नेक्स्ट, थैलेसेमिया एंड द सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखो थैलेसेमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम बनता है, और सिकल सेल में क्या होता है कि आरबीसी का शेप चेंज कर जाता है, जिसके चलते कम हीमोग्लोबिन रहता है। तो दोनों में एनीमिया है, लेकिन दोनों में क्या है, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, एक में क्वालिटी और दूसरे में क्वांटिटी। तो सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज होगा, ये ध्यान रखना, क्वालिटी में चेंज होने के चलते इसका ये होता है सिकल सेल। एंड टी मीन्स थैलेसेमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, कम बनता है तो क्वांटिटी अफेक्टेड होता है, क्वांटिटी अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव। तो ऐसा नहीं है, एक में क्वालिटी एक में क्वांटिटी, हमने पहले ही लिख दिया तुम्हें। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। करेक्ट हमें पहचानना है, तो स्टेटमेंट सही नहीं है। थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखो थैलेसेमिया में क्या रहा है, क्वांटिटी अफेक्टेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे कम बन रहा है, लेस बन रहा है, लेस प्रोडक्शन हो रहा है, लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल हो रहा है। तो स्टेटमेंट सही है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटी प्रॉब्लम। देखो क्वांटिटी प्रॉब्लम, तो हमने क्या लिखा था, क्वालिटी। देखो ध्यान देना यहाँ पे, हमने क्या लिखा था, सिकल सेल किसके चलता था, क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का प्रॉब्लम है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, यही से स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, एंड बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबिन, ये भी नहीं सही है, क्योंकि एक क्वांटिटी है दूसरा क्वालिटी है। तो क्वांटिटी हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम,
और क्वालिटी के चलते क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो ये याद रखना कि सिकल सेल में क्वालिटी अफेक्टेड होता है एंड थैलेसीमिया में क्वांटिटी होता है। तो देखो कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाली। सिकल सेल क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी वाला होता। क्वालिटेटिवली लिखता तो सही होता, बोथ आर ड्यू टू नहीं, वही बोथ नहीं है, क्योंकि एक में क्वालिटी दूसरे में क्वांटिटी। क्वालिटी सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी एंड थैलेसीमिया में क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। समझ में आई बच्चों? तो थैलेसीमिया भी नया ऐड किया है, पहले थैलेसीमिया नहीं पढ़ना था तुम लोग को, लेकिन इधर 1-2 साल से ऐड किया है, जिसको देख लेना थैलेसीमिया। ए डिजीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, अब देखो नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल से मतलब समझते हो कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बताओ, बी फास्ट। 23 पेयर। तो 23 पेयर में 22 पेयर क्या होता है, ऑटोसोम। 22 पेयर ऑटोसोम एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। मान लो 22 क्या होगा, 44 प्लस XX है, 1 पेयर XX हो गया, तो दैट इज फीमेल, एंड 44 प्लस XY हो गया, तो क्या हो गया, मेल। ये ना है। तो अब क्या बोल रहा है कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े हैं मियोसिस में कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जैसे मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, होमोलोगस मतलब समझते हो ना, आइडेंटिकल क्रोमोसोम जो पेयर में होता है आइडेंटिकल होता है, जिसे होमोलोगस बोलते हैं। जैसे मान लो तुम कोई स्लीपर पहन रहे हो या घर में चप्पल पहन रहे हो, हवाई चप्पल पहन रहे हो, तो तुम्हारा जो पैर का मेजरमेंट है चप्पल का वो 7 नंबर का, तो तुम 7 नंबर का दोनों पैर में पहन रहे हो ना, लेफ्ट में भी और राइट में, तो क्या होगा, आइडेंटिकल, वो हो गया होमोलोगस। मान लो तुम्हारा कोई ब्रदर भाई है, उसका 8 नंबर आ रहा है, उसका चप्पल का भी डिजाइन अलग होगा, तो ऐसा नहीं होगा ना कि तुम एक पैर में 8 पहनोगे और एक पैर में 7 पहनोगे, दोनों में एक तरह पहनोगे ना। तो आइडेंटिकल को होमोलोगस बोलते हैं और नॉन आइडेंटिकल को नॉन होमोलोगस बोलते हैं। तो देखो ये देखो क्रोमोसोम बड़ा बताया ना, तो ये क्या होमोलोगस हुआ, ये भी देखो क्रोमोसोम एक साइज का है ना, तो होमोलोगस हुआ। तो मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर आ जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम का मूवमेंट में, तभी तो हाफ हाफ होगा, 46 का 23 हो जाएगा। तो अब क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब होगा कि एक पेयर का क्रोमोसोम जो है दोनों एक ही तरफ चला गया, एक तरफ कुछ आया ही नहीं। तो मान लो 46 है, तो 46 में 23 इधर जाना चाहिए था, 23 इधर आना चाहिए था, तब आइडेंटिकल रहता। अब यहाँ पर क्या हो गया, 24 चला गया और यहाँ पे 22 आ गया, देखो तो एक यहाँ पे ज्यादा आया ना, एक कम आया ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल है, देखो ऑटोसोम का, ये भी नॉन डिसजंक्शन है, ये भी नॉन डिसजंक्शन है, ये तुम्हारा दूसरा चीज है, ये तुम्हारा नॉन डिसजंक्शन एग्जाम्पल नहीं है। एंड डाउन सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ऑटोसोम पूछ रहा है। ऑटोसोम मतलब 22 पेयर के पहले 22 पेयर तक ऑटोसोम है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 पेयर का क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम जो हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम एक पोल पर चला जाता है, दोनों क्रोमोसोम। तो मान लो 21 दोनों क्रोमोसोम 21 नंबर का दोनों क्रोमोसोम एक पोल पर चला गया, और 21 नंबर का एक क्रोमोसोम इधर एक भी नहीं आया, तो गैमेट जो बना, फीमेल गैमेट बना, तो क्या हो गया, फीमेल गैमेट में 21 2 रह गया ना, अब मेल गैमेट से 21 आ रहा है, तो 21 का नंबर कितना हो गया, 3। तो क्या हो गया, 3 मतलब जो 2n नंबर उसमें एक बढ़ेगा ना, 2n कितना था, 46 था ना, तो 2n में 46 में एक बढ़ गया, एक किसका बढ़ गया, 21 नंबर क्रोमोसोम का, 21 नंबर क्रोमोसोम, और 21 नंबर क्रोमोसोम क्या, ऑटोसोम है। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, तुम लोग पढ़ोगे ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मीन्स 2n+1, तो 1 जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ऑटोसोम हो रहा है। मतलब इसमें ऑटोसोम जो है, इसमें कितना हो रहा है, 3 ऑटोसोम है। 21 नंबर का क्रोमोसोम कितना है, 3 है, नॉर्मली कितना होना चाहिए था, 1, तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो देखो यहाँ पे ट्राइसोमी भी पूछ सकता है तुम्हारा, ट्राइसोमी, यहाँ पर वर्ड दे सकता है तुम्हारा ट्राइसोमी भी, ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोमल। कौन सा, अब क्रोमोसोम नंबर पूछ सकता है, तो अब यहाँ पे मान लो इसको हटा देगा, यहाँ पे क्रोमोसोम 14, 15,
18 एंड 21 कर दिया, ये हटा देगा, हमने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। तो ट्राइसोमी ऑफ किसका हो जाएगा? 21 का। 21 का 3 कॉपी हो गया, 2n+1। तो मैं डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्रोमोसोम कितना होना चाहिए था? हर एक का 2 होना चाहिए, मतलब एक, अगर तो हम चप्पल पहन रहे हैं तो राइट का 1 और लेफ्ट का 1 होना चाहिए, लेकिन राइट का हमारा 2 चप्पल हो गया और एक लेफ्ट का 1 ही रहा, तो 3 हो गया ना। होना चाहिए था 1 पेयर, मतलब राइट लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 के चलते डाउन सिंड्रोम होता है। तो 12 का क्या हो गया? डी। समझ में आया कि व्हेन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट होना है। फिर एक और मैं बता देता हूँ तुम्हें, सिंपल सा, कि एक मान लो कमरा है, ठीक है, एक कमरे के तुम ठीक सेंटर में अपना दोनों स्लीपर खोल के रख दो। नॉर्मली क्या करना है कि उस एक पेयर में से एक को इधर ले जाना है रूम में और एक को इधर ले जाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है कि हम दोनों को उठा के एक तरफ रख दिए, एक तरफ एक भी नहीं गया। नॉर्मली में एक को इधर एक इधर जाना चाहिए था, तो एक दोनों जो है वो एक ही तरफ ले गए, तो बढ़ गया ना क्रोमोसोम का नंबर, तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। समझ में आई? तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? टोटल क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 21+1। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम। नंबर कितना? 21। देखो ऑटोसोम का और भी नंबर का ट्राइसोमी होता है, इसके चलते दूसरा सिंड्रोम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम्स एंड पटायू सिंड्रोम्स, वो अलग है। वो भी ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम से ही होता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज कर जाता है। हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है केवल ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम के चलते डाउन सिंड्रोम, इसीलिए मैं आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग अबाउट द ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम नंबर 21 डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा एडवर्ड्स और पटायू सिंड्रोम्स भी होता है, जो ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम के चलते होता है, लेकिन उसमें दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा। अब ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पूछेंगे ना, तब हो जाएगा तुम्हारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। टंडर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसमें 2n-1 हो जाएगा, देखो एक कम हो जाएगा टर्नर में, तो कितना होगा? 46-1 इसका तो कितना होगा? 45। इसमें भी 46+1 होगा तो कितना हो जाएगा? 47। लेकिन इसमें जो ट्राइसोमी हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम के चलते हो रहा है तुमको, इसलिए मैं यहाँ पे तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्लिनफिल्टर इज ऑल्सो ट्राइसोमी, बट एडिशनल क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, नॉट द ऑटोसोम। एंड डाउन सिंड्रोम में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है वो तुम्हारा ऑटोसोम आ रहा है। इस पे तुमको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस करके इसको कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लेना है। ये हो गया मोनोसोमी 2n-1, मतलब एक क्रोमोसोम घट जाता है, 2n-1 हो गया। तो नॉर्मल कितना? 46 है, एक घट गया तो कितना होगा? 45। ठीक है, तो इससे मैं तुम्हें रिलेटेड बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। 12। अब देखो यही सेम चीज़ है, 3x क्रोमोसोम, 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। अभी देखो हमने इतनी चिल्ला के बोला, तुम लोग को समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाता है 21 का। कौन सी बात ये वाली? 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो क्या होगा? ट्राइसोमी हुआ ना बच्चों? तो 13 का क्या हुआ? बी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ ना? दिस इज ए ट्राइसोमी। ट्राई मतलब समझ रहे हो ना? 3 किसका हो रहा है? क्रोमोसोम 21 का। क्रोमोसोम 21 क्या है? ऑटोसोम। तो ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम नंबर 21। ट्राई मीन्स 3 कॉपी, 3 आया। क्लियर हो गया पूरा एक कंसेप्ट? नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय। मतलब जीन मैपिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जो हम लोग 1% अभी क्रॉस ओवर बताया था, उसको कौन दिए थे? इसको कौन दिया था बताओ? अल्फ्रेड स्टुटवेंट। एनसीईआरटी के लिंकेज वाले सेक्शन में देख लेना,
दिया हुआ है, लास्ट पैराग्राफ है ये, अल्फ्रेड स्टूवेंट, जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया था। मॉर्गन ने लिंकेज बताया था और क्रोमोजोम पे जो जीन मैपिंग होता है कि क्रोमोजोम पे जीन कहाँ लोकेटेड होता है और इसका डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन में बताया था सेम क्रोमोजोम पर। तो लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए, लिंकेज टर्म देखो बता रहा हूँ, लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए कि लिंकेज किसको बोलते हैं, तो लिंकेज जो टर्म था वो मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज मॉर्गन दिया था, मैं लिंकेज टर्म थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिंकेज। और लिंकेज किसको बोलते हैं, बोलते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। जैसे बोलते हैं ना कि ये दोनों बहुत अच्छा लिंकेज या बॉन्डिंग है, तो इसका लिंकेज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। तो देखो मेंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका एक्सेप्शन भी लिंकेज है। मेंडल्स का जो लॉ है ना, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन तुम जानते होगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का भी तो कोई एक्सेप्शन नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन हो जाएगा लिंकेज। तो मॉर्गन ने वर्ड दिया था लिंकेज उसको बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ genes to remain together is known as linkage। तो लिंकेज का डिफिनेशन हो गया ये। और एक और चीज है कि फॉर लिंकेज टू अकर द जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। अगर जीन डिफरेंट क्रोमोजोम है तो लिंकेज नहीं होगा। तो फॉर लिंकेज टू अकर द जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द नीट एग्जाम कि लिंकेज होने के लिए जीन को कहाँ होना चाहिए। अगर दो जीन के बीच में लिंकेज है तो दोनों जीन को एक ही क्रोमोजोम पर होना चाहिए तभी लिंकेज होगा। मान लो तुम्हारे दो फ्रेंड हैं तो दोनों फ्रेंड के बीच में बॉन्डिंग कब है, अच्छी है, जब तुम लोग एक साथ एक मोहल्ले में रह रहे हो तो बॉन्डिंग है। अब मान लो कि बच्चा तुम्हारा रह रहा है मुंबई में जिसको तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारी कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। तो फॉर लिंकेज टू अकर द जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर लिंकेज टू अकर जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। जीन को सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होना चाहिए लिंकेज के लिए। ठीक है, तो लिंकेज टर्म दिया था मॉर्गन ने, इसका ये डिफिनीशन हो गया। और लिंकेज होने के लिए एक नियम शर्तें लागू हो रही हैं। ये नियम शर्तें हैं कि जीन को सेम क्रोमोजोम पर होना चाहिए दोनों जीन को, तभी दोनों जीन के बीच में लिंकेज होगा। और नज़दीक भी होना चाहिए, सेम क्रोमोजोम पर तो होना ही चाहिए। एक और लग रहा है कि नज़दीक होना चाहिए तभी लिंकेज होगा। अगर दूर होगा तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। मान लो अगर एक क्रोमोजोम है, इस पर ये जीन है और ये जीन है, तो इसके बीच में लिंकेज का चांस कम है। अगर ये जीन और ये जीन है तो इसके बीच में लिंकेज का चांस ज़्यादा है। तो लिंकेज होने के लिए क्या चाहिए, दोनों जीन सेम क्रोमोजोम पर होना चाहिए और नज़दीक भी होना चाहिए। सेम क्रोमोजोम पे तो होना ही चाहिए और नज़दीक होना चाहिए। मतलब जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा लिंकेज का स्ट्रेंथ होगा, जितना दूर होगा सेम क्रोमोजोम पर उतना लिंकेज का स्ट्रेंथ घटेगा। चलो नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन द ह्यूमन बीइंग, पॉइंट म्यूटेशन, कोडॉमिनेंस, क्रोमोसोमल एंड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमने क्या इसका ऑप्शन बताया था ना, ये वाली 14 का दी। ठीक है, 15th, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन द ह्यूमन इन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो हमने ये देखा था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा जीन मिलकर हमारा एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। मेनी जीन वन कैरेक्टर, मेनी जीन वन कैरेक्टर। तो बहुत सा जीन मिलके भैया एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। अब अकेले ये जीन की बस की बात नहीं है एक कैरेक्टर कंट्रोल करने का, तो इसमें बहुत सारा जीन इन्वॉल्व हो गया। अब एक आदमी की बस की बात नहीं है कि हम एक बड़ा सा गोदरेज का अलमीरा हम नीचे से ऊपर ले आएँ, तो क्या लगेगा, इसमें बहुत सा आदमी लगेगा तभी ला पाएंगे। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसा होता है
जिसको कंट्रोल करने के लिए मोर देन वन जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ह्यूमन का स्किन कलर का इनहेरिटेंस भी तुम्हारा किसका एग्जांपल है? पॉलीजेनिक का है, ह्यूमन स्किन कलर। 15th बी, देखो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर 3 जीन होता है, 3 पेयर ऑफ जीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये हर एक जो डोमिनेंट है ना 3 पेयर वाला, कैपिटल ए हुआ ना 1, कैपिटल बी सेकंड, कैपिटल सी 3, तो कितना पेयर इन्वॉल्व हुआ? 3 पेयर्स। तो ये तीनों डोमिनेंट रहेगा ना तो पूरा एकदम ब्लैक, मतलब अफ्रीकन टाइप का काला, ठीक है। इसका ठीक कंट्रास्ट मतलब हम लोग रिसेसिव ले लेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मतलब पूरा गोरा, भकभक गोरा, ठीक है। तो मतलब काफी गोरा, एकदम वाइट कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब काफी गोरापन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ तो क्या होगा? ये पेरेंट है मान लो, एक पूरे ब्लैक है, मतलब फादर पूरे ब्लैक है, मदर पूरी गोरी है, तो उसका बच्चा क्या होगा? इंटरमीडिएट कहा जाएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी आया ना, ये इंटरमीडिएट कलर का हो जाएगा बच्चा, मतलब ना तो बहुत गोरा ना तो बहुत सांवला, इंटरमीडिएट कैरेक्टर का आ गया इसमें लक्षण। क्योंकि देखो ए जो है ना वो तुम्हारा हर एक इक्वल कंट्रीब्यूशन का 100% ये मेलानिन पिगमेंट बना रहा है, जिसके चलते पूरा ब्लैकनेस है। तो यहाँ पे 50% मेलानिन पिगमेंट बन रहा है। ये दोनों मिलके ऐसे मान लो कि 100% को तुम डिवाइड कर लो कि 16 आएगा, 16 to 17% एक बनाएगा मेलानिन पिगमेंट, अगर एक डोमिनेंट रहा तो यहाँ पे 6 है ना, तो 16 × 6 मल्टीप्लाई करो तो रफली 100 आएगा करीब, या 17 × 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 50% मेलानिन बन रहा है, तो इंटरमीडिएट हुआ। मतलब जितना कैपिटल रहेगा ना, जितना कैपिटल भी उतना ज़्यादा ब्लैकनेस होगा, डार्कनेस होगा। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। जब इसका हम लोग हिस्टोग्राम लेते हैं ना तो बेल शेप आता है इसका हिस्टोग्राम। पॉलीजेनिक का हिस्टोग्राम कैसा आता है? बेल शेप्ड, जो तुम लोग पढ़ोगे। पॉलीजेनिक का हिस्टोग्राम आता है बेल शेप में। तो चलो ये हो गई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग occurs ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट? तो देखो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया क्या तुम्हारा? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया दोनों में ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है, दोनों में ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है। एक में ब्लड कम बन रहा है और एक में ब्लड का क्वालिटी चेंज किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी ये क्या गया? क्या था? 16th वाली ना। देखो तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया ये किसका एग्जाम्पल है? ऑटोसोम का। ऑटोसोम पे ऑटोसोम पे इसका रिसेसिव जीन है। किसका? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया का, मतलब ए सिकल सेल एनीमिया प्लस थैलेसेमिया का। और जो हीमोफीलिया होता है इसके बारे में तुम पढ़े ही हो। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ होता है बताओ? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो होता है सेक्स लिंक डिजीज। एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव कंडीशन रहता है, सेक्स लिंक। हेमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है तुम्हारा? ऑटोसोम पे डोमिनेंट ट्रेट, तो हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो 16 का बी, 16 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ए क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप विथ रिसेसिव पैरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप इज नोन एज। बहुत सा सिंपल सा है, ये भी नीट का ही पेपर है, क्वेश्चन है।
कि हमें क्या पता करना है, क्रॉस ऐसा करके हमें पता करना है कि रिसेसिव पैरेंट डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, तो हमें इसका जीनोटाइप पता करना है। जैसे सपोज हमने बताया था टॉल है, टॉल किसके चलते हो रहा है, कैपिटल टी के चलते, इसके चलते भी तो टॉल हो रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेट है स्मॉल टी पे, तो कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, मतलब टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेट हो गया, और डॉफ क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। इसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस टॉल। इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। हम यही पता करना है कि टॉल तुमको दिख रहा है, प्लांट लंबा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जीन क्या है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो हमें नहीं पता चल रहा है। इसका जीनोटाइप क्या है, इट इज द जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप क्या है, या इसका जीनोटाइप मीन्स इट्स जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, मेकअप करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से इसका भी मेकअप है, मेकअप किए हुए प्लांट। कैपिटल टी के चलते भी टॉल है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के चलते भी टॉल है। लेकिन हमें ये फिनोटाइप दिख रहा है, ये फिनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप दिख रहा है, मतलब फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। टॉल है, तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, इसे पता करने के लिए हम इसके रिसेसिव पैरेंट से हम क्रॉस कराते हैं। रिसेसिव पैरेंट क्या हो गया, स्मॉल टी तुम लोग जानते हो, एग्जाम्पल हम ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे दो केस है कि अगर ये टॉल है तो इसका कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे मेल एक फीमेल ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हो गया। अगर प्रोजेनी 100% टॉल मिल रहा है तो इसका मतलब कि गिवन जीनोटाइप इज कैपिटल टी। यहाँ पे जीनोटाइप ये था, जो जीनोटाइप हो जाएगा तुम्हारा, अगर 100% टॉल है तो क्या हो गया तुम्हारा, कि जो जीनोटिपिक मेकअप है क्या है, कैपिटल टी हुआ ना। अब हम इससे क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। तो अब देखो ये कि हम मान लिए कि अब इसके साथ हम क्रॉस कराएं तो 100% टॉल मिल गया। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये जो है ऑर्गेनिज्म है जिसमें डोमिनेंट फिनोटाइप हो रहा है, इसमें ये जेनेटिक मेकअप है, कैपिटल टी है। ए क्रॉस इन विच ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप विथ रिसेसिव पैरेंट इज इन ऑर्डर टू नोट द जीनोटाइप। तो डोमिनेंट का जीनोटाइप हम लोग पता कर रहे हैं ना, तो इस डोमिनेंट का जीनोटाइप अगर कैपिटल टी हो गया तो 100% प्रोजेनी क्या होगा, टॉल होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिए, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर स्मॉल टी लिया था, एक मेल ले रहे हैं एक फीमेल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हुआ। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, ये वाली कैपिटल टी के स्मॉल। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हुआ, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी यहाँ हुआ, स्मॉल टी यहाँ हुआ। मतलब 50% प्लांट क्या है, टॉल है, एंड 50% क्या है, डॉर्फ है। तो अगर 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ है तो यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर प्रोजेनी में हमें 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिल रहा है, तो इसको टेस्ट किए, क्या टेस्ट किए, जीनोटाइप। इससे जीनोटाइप टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस कराते हैं इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो नाम से पता चल रहा है टेस्ट क्रॉस। क्रॉस में टेस्ट करा रहे हैं, क्या चीज का टेस्ट करने के लिए, जीनोटाइप का, कि डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा। डोमिनेंट फिनोटाइप हो गया टॉल, इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है तो बताओ बच्चों क्या होगा इसका रिजल्ट, 100% टॉल प्रोजेनी मिलेगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉलनेस रहेगा तो देखो रिजल्ट क्या आया, 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ। तो जीनोटाइप पता चल गया ना इस टेस्ट से, इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। समझ में आई, गुड। नेक्स्ट 18 एपिलोटॉपिक जीन। अभी हमने क्या देखा था, 1 जीन 1 कैरेक्टर, सिंपल। इसके बाद देखा था मेनी जीन 1 कैरेक्टर, मेनी जीन 1 कैरेक्टर, इसे क्या बोला था, पॉलीजेनिक। मेनी जीन 1 कैरेक्टर, मेनी जीन 1 कैरेक्टर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, यहाँ पे मेनी जीन 1 कैरेक्टर।
इसको क्या बोलते थे बताओ? इसको बोलते थे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्किन कलर, ह्यूमन बीइंग, जो हमने देखा था 3 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है, 3 पेयर से हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब तो ठीक, तुम इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, मतलब 1 जीन मैनी कैरेक्टर, यहां पे कर देंगे क्या? 1 जीन मैनी कैरेक्टर। तो एक जीन जब मैनी कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो वैसे जीन को हम लोग बोलते हैं प्लीयोट्रॉपिक जीन। कौन सा जीन बोलते हैं? प्लीयोट्रॉपिक जीन। प्लीयोट्रॉपिक जीन, समझ रहे हो बच्चों कि पॉलीजेनिक का रिवर्स, ठीक अपोजिट क्या हो गया? प्लीयोट्रॉपिक। यहाँ पे मेनी जीन 1 कैरेक्टर था, यहाँ पे क्या होगा? 1 जीन मैनी कैरेक्टर। देखो वर्ड बदल गया ना, मैनी की जगह 1 हो गया और 1 की जगह मैनी हो गया। इसे क्या बोलते हैं? प्लीयोट्रॉपिक जीन। तो देखो क्या है? कंट्रोल से इटरेट ओनली इन द कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट इंडिविजुअल से क्या कर रहा है? मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर या मेनी ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लीयोट्रॉपी। 18th का बी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया एग्जाम्पल है तुम्हारा फिनाइलकीटोनुरिया। याद है पीक्यू, जिसे हम लोग इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ये प्लीयोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। प्लीयोट्रॉपिक जीन से इसका रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड, फिनाइलकीटोनुरिया करेक्ट हमें चूज करनी है। कौन सी चूज करनी है? करेक्ट। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11 एंड थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि थैलेसीमिया हीमोफीलिया तुम्हारा ऑटोसोम पर रहता है, एक्सेस क्रोमोसोम पे लिंक नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया। फिनाइलकीटोनुरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, एंड सिकल सेल एनीमिया जो है उसका हो जाता है तुम्हारा ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया क्या होता है? सॉरी, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिजीज है। सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, जिसमें लोग कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो 19 का क्या हो गया? सॉरी, नो 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 नो, 1 मिनट। 19 का मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? ये वाला करेक्ट मैच है, तो 19 का क्या हो जाएगा? सी। थैलेसीमिया भी क्या ऑटोसोम पर होता है? ऑटोसोमल एक्स लिंक नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 19 का सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 20, a woman has X-linked condition on one of the X chromosome. This can be inherited by, this chromosome can be inherited by only daughters, only sons, only grandchildren and both son and daughters. तो देखो यहाँ पर क्या होता है? सिंपल है ना, कि चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, एक्स क्रोमोसोम किधर से आता है? मदर से। XX होता है ना, और XY होता है। तो देखो यहाँ पे X बना, यहाँ पे X बना, यहाँ पे X बना, यहाँ पे Y बना। तो चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, तो फीमेल का तो एक्स क्रोमोसोम आएगा ही ना। मान लो अगर सन भी हो रहा है, ये सन हो रहा है Y और X, तो इसका X, ये या तो ये एक्स क्रोमोसोम है या ये एक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल से एक्स क्रोमोसोम जाएगा बोथ सन एंड डॉटर में। तो 20 का क्या हो जाएगा? डी। बहुत सिंपल सा है। तो तुमने ये देख लिया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, नीट में। इसको हमने करवाया, इसको अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारी बहुत सारे इससे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलो, मैं अगले वीडियो में आऊँगा लेके, जिसमें तुम्हारी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के
और 2 वीडियो ऐसे बनेंगे बहुत जल्दी, जिसमें कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया नीट के लिए, बार बार नीट PYQ है, मतलब बार बार पूछा गया एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चंस को घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब वही रहेगा। तो मोस्ट आस्क्ड PYQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड इन 2024, वैसे क्वेश्चंस का मैं कलेक्शंस बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, जो तुम्हारे अपकमिंग 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन होगा। इसको भी करके आना, कर लेना। मैं कंप्लीट 11th एंड कंप्लीट 12th का, कंप्लीट 11 का एक वीडियो और कंप्लीट 12 का एक वीडियो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। टिल देन एंजॉय, रिलैक्स एंड पढ़ो एंड फास्ट, बस MCQ बनाना है फास्ट, टाइम मैनेजमेंट को देते हुए 2 से 5 बनाना है, पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है 2 से 5, उसमें घर में फ़ैन चला के AC ऑफ करके, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में AC नहीं रहेंगे बच्चों, गर्मी पड़ रही है, तो तुमको अपने आप को अडेप्ट कर लेना है एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंगली। फ़ैन चला लेना, फ़ैन चला सकते हो, ठीक है। चलो, ओके, टिल देन।